तो आज का चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यू कॉल इट वेव मोशन एंड साउंड, है ना। बड़ा खतरनाक चैप्टर है। क्या आप कभी वेव्स देखे हो? बोलो, कहाँ देखे हो? हाँ, टीवी में। सी वेव्स, यही तो गड़बड़ है। जो आप देखते हो वो वेव नहीं है, वो वेव जैसा दिखता है लेकिन वो वेव नहीं है। आप सोचते हो वेव मतलब कुछ ऐसे ऐसे करते आ रहा होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या है वेव? चलो पहले हम समझते हैं वेव क्या है। सोचो कि मैं यहां से कोई एक पत्थर को फेंका और वो पत्थर जाके कोई एक ब्लॉक को लगा और चिपक गया। मान लो कि एक मैग्नेट था, ये आयरन बॉल था, फेंके जाके लगा और चिपक गया। तो चिपक जाने के बाद टू कंजर्व मोमेंटम बोथ ऑफ देम विल मूव। पहले सिर्फ इसके पास काइनेटिक एनर्जी था, इस लोकेशन में था। जब ये यहां पर आके पहुंचा, इसके साथ चिपक गया, दोनों मिलके चलने लगे। तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी यहां से यहां पर आ गया। कैसे? दिस बॉल कैरिड द एनर्जी, द एनर्जी वाज कैरिड, एनर्जी वाज ट्रांसपोर्टेड एंड साइमल्टेनियसली द मैटर वाज आल्सो ट्रांसपोर्टेड। नहीं, क्या ये बिना जाए ये बॉल अगर यहां तक नहीं पहुंचेगा, ये मूव कर सकता है? मूव कर सकता है, मूव कर सकता है। सपोज ये अनदर मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये उसका नॉर्थ पोल है, उसको पास लिए तो ये पुश किए तो मूव कर गया। लेकिन उसके लिए भी इसको मूव करवाना पड़ता है कि नहीं? तो क्या हुआ? दिस इज वन फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। लेकिन सोचो कोई दूसरा चीज, सपोज हम कहेंगे कि यहां पे कोई एक स्ट्रिंग टाइटली लगा है, ये टाइटली एक स्ट्रिंग लगा हुआ है और इस स्ट्रिंग के ऊपर आप एक पीस ऑफ पेपर रख देते हो, छोटा सा पीस ऑफ पेपर ऐसे रख दिए। अभी अगर मैं स्ट्रिंग को यहां पर मारता हूं तो ये ऐसे ऐसे हिलते डुलते जाएगा और थोड़ी देर के बाद देखोगे ये पीस ऑफ पेपर फेंका जाएगा। ये पीस ऑफ पेपर को जो फेंका गया उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी था, हमने दिया कहा यहाँ पर। क्या यहाँ का मैटर फिजिकली मूव किया? वो तो अपनी जगह हिल डुल रहे थे। द मैटर डजंट मूव बट द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। समझ में आया क्या? दिस फेनोमेनन ऑफ और दिस मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर इज कॉल्ड वेव। जिसमें मैटर मूव नहीं करता है, ओनली द एनर्जी गोज। समझ में आया क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट इज ए वेव? वेव क्या है लिखेंगे हम लोग। वेव है, वेव इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, पॉइंट टू अदर विदाउट transport of matter. What is wave? It is transfer of energy. Wave means energy. Transfer of energy is called wave. Wave क्या है? Transfer of energy. कैसे? Without transport of matter. Matter transport करते, मैं एक लिया, एक थप्पड़ जमा दिया तुम्हारे गाल पे, तो फिजिकली ये वेव हुआ क्या? The kinetic energy of my hand is transferred to your cheeks. But then the matter was physically moving. It is not a wave. मैं तुमको थप्पड़ मारा तो वेव बनेगा क्या? चलो चेक करते। नहीं, वो वेव नहीं है। वेव मतलब मैं तुमको ऐसे किया, तू ऐसे हो गया, मतलब मैं मारा ही नहीं और तू उधर से एनर्जी तुमको मिल गया। नहीं नहीं, वो भी एनर्जी नहीं है। वो तुम जो ऐसे हो गए, वो जो एनर्जी मेरा एनर्जी नहीं था, वो तुम्हारा अपना एनर्जी था। मेरा एनर्जी मेरे से तुम तक अगर पहुंचेगा जबकि मैं नहीं पहुंच रहा हूं तो हम उसको कहेंगे वेव। समझ में आ रहा है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। अब ये वेव दो किस्म के होते हैं। कुछ वेव होते हैं जिनको एक मीडियम की जरूरत होता है और मीडियम के पार्टिकल को वाइब्रेट करवाते हुए आगे जाते हैं। अगर मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे वो आगे नहीं जा पाएंगे। जैसे ये जो थ्रेड में बताया, ये जो थ्रेड में बताया, मैं यहाँ पे मार दिया तो पता चला यहाँ का पीस ऑफ पेपर फेंका गया।
क्योंकि द थ्रेड वाज सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन। अगर थ्रेड का कोई एक हिस्सा में कस के पकड़ लेता, इधर मारो, हिलते डुलते जाएगा वहां तक, और आगे हिलेगा क्या? मैं हिलने नहीं दे रहा हूं, तो पेपर फेंका नहीं जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ वेव्स व्हिच नीड्स ए मीडियम टू प्रोपागेट, टू मूव, टू एडवांस by vibrations of particles of the medium are called mechanical waves. But there are also waves which do not need any medium to go from one point to other. जैसे लाइट, सोचो सन से अर्थ तक लाइट आ रहा है, और सन और अर्थ के बीच में काफी जगह है जहां पर कोई मीडियम नहीं है, बट दैट इज ऑल्सो एन एनर्जी, जिसमें कोई मैटर नहीं आ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है, बीच में कोई मीडियम भी नहीं है। ऐसा वेव्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। समझ में आया? तो लिखेंगे इसको, इफ ए वेव डज नॉट नीड एनी मीडियम टू प्रोपागेट from one point to other, then it is called a non-mechanical or electromagnetic wave। आप सोचो कहां कहां पर ऐसा केसेस आपको मिलता है जहां पर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। एक तो बताया मैं, लाइट सन से यहां तक आ रहा है और सन और अर्थ के बीच में काफी जगह है जहां पर कुछ भी नहीं है। सो यू से एग्जांपल में आया लाइट। हीट एक जगह से दूसरी जगह आता है, तीन तरीके से आता है। एक होता है कंडक्शन, कोई कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो उनमें से कंडक्शन और कन्वेक्शन को हीट ट्रांसफर कहते हैं। रेडिएशन इज नॉट ए हीट ट्रांसफर। क्यों बताओ? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में क्या होता है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में बॉडी हीट जाता है। कंडक्शन के केस में कोई हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के साथ जोड़ दो तो हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में चले जाता है। कन्वेक्शन में कोई हॉट बॉडी को किसी फ्लूइड मीडियम में रख दो तो फ्लूइड कमिंग इन कांटेक्ट विद दिस, अगर पंखा चला दिए, हवा उसके साथ लगा, गर्म हुआ, गर्म हवा तुमको लगा, तुम्हारे पास हीट ट्रांसफर कर दिया, ये हो गया कन्वेक्शन। बट रेडिएशन में हीट फ्लो करता है नॉट फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, इट जस्ट कम्स आउट फ्रॉम एवरी बॉडी। कोई हॉट बॉडी रखा है, यहाँ से रेडिएशन निकलेगा, ये नहीं दिखेगा कि किधर ठंडा है उधर जाएंगे। मान लो इधर ब्लॉक ऑफ आइस रखा है, डोंट थिंक दैट द रेडिएशंस विल गो लाइक दिस, दे विल जस्ट गो अवे। सन से जो लाइट निकल रहा है इट इज जस्ट गोइंग अवे, रास्ते में जो आ गया वो इल्यूमिनेटेड हो गया, इट इज नॉट सर्चिंग ए डार्कर प्लेस टू गो। एंड लाइट इज नथिंग बट ए रेडिएशन ओनली ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। जब कोई आयरन बॉल थोड़ा सा गर्म है, आपको गर्माहट महसूस होगा, और गर्म करो और गर्म करो, तो फिर रेडिश दिखने लगता है। फिर कैसे दिखता है? पूरा भिग्योर का उल्टा में आएगा, फिर ऑरेंज येलो कलर दिखने लगेगा, बहुत ज्यादा गर्म करोगे फिर ऑरेंज कलर लिखेगा। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो ब्लू आ जाएगा। कभी देखे हो बुनसेन बर्नर के ऊपर वो ब्लू फ्लेम्स? हाँ, ब्लू बहुत ज्यादा गर्म हुआ तो ब्लू हो जाता है, और ज्यादा गर्म हो जाएगा तो वायलेट हो जाएगा। ठीक है, दैट कौन सा कलर दिखेगा वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जब सारा कलर का बहुत सारा मिला जुला लाइट आता है इट लुक्स व्हाइट। तो सन का जो लाइट आप देख रहे हो रेडिएशन भी है। और कहां वेव देखते हैं हम लोग, बताओ, जहां पर हमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता है। और होता है कि आप जो मोबाइल सिग्नल यूज कर रहे हो, आप एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हो, देयर आर आल्सो वेव्स। रेडियो सुन रहे हो, एफएम रेडियो 102.3 मेगाहर्ट्ज, धूम मीठा ऐसे बोलता है ना। रेडियो मिर्ची बोलता है ना 93.7 रेडियो मिर्ची, वो क्या है? दे आर ऑल वेव्स, दे आर सेंडिंग द वेव्स, यू आर रिसीविंग द वेव्स, एनर्जी इज कमिंग विदाउट एनी मीडियम। माइक्रोवेव ओवन, उसमें होता क्या है? माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ ऑर्डर का वेवलेंथ है उसका। उस ऑर्डर का जो वेवलेंथ है वो आता है, वो वेव को कहते हैं माइक्रोवेव। सिमिलरली होता है रेडियो वेव, थर्मल रेडिएशंस, लाइट इज ऑल्सो ए वेव, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ऐसे करके ढेर सारे किस्म की वेव से, एक्सरे, गामा रे, दे आर ऑल वेव्स। बट कौन सा वेव? नॉन मैकेनिकल वेव्स। उनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो रेडिएशन हुआ,
आपको जानकारी के लिए जो जाना पहचाना वेव उसको लिखना चाहिए। एक्सरे, गामा रे जो रेडियो एक्टिविटी में निकलता है वो गामा रे, these are all waves। समझ में आया क्या? ये हाँ गामा से सर वो गामा का सिंबल है। गामा का, हाँ ये घास बनाना, ठीक है, जैसे घास बनाओ तो इसको गामा कहते हैं। तो गामा रे होता क्या? एक रे है जिसका बचपन में माँ बाप नाम रखे थे गामा। तो रेडियो एक्टिविटी जब होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या है जानते हो? अरे यार तुम इधर पूछो तो भाग जाएंगे हम। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? न्यूक्लियस खुद टूटता है। न्यूक्लियस का कहानी सुनोगे तो भगवान है। न्यूक्लियस ऐसा है, मान लो कि आप बैग लिए, बैग में 3 किलो आलू डाले, 4 किलो प्याज डाले, टोटल कितना किलो हुआ? 7 केजी होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है ऐसे। न्यूक्लियस में कुछ प्रोटॉन डाले, कुछ न्यूट्रॉन डाले, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास मिलके जितना होगा न्यूक्लियस का मास उससे कम होता है। अरे डाले उतना गया कहाँ? वो एनर्जी बन जाता है। वही तो आइंस्टाइन थ्योरी, वो एनर्जी बन जाता है। तो जब वो टूटता है वो एनर्जी निकल के आता है। रीडिंग गामा रे, मास एनर्जी कन्वर्सन उसके अंदर होते रहता है। अगर 10 ठो न्यूट्रॉन डालेंगे, 12 ठो प्रोटॉन डाल दिए, या 10 ठो न्यूट्रॉन 10 ठो प्रोटॉन डाल दिए, जो मास न्यूक्लियस का होना चाहिए एक्चुअली में उसका मास उससे काफी कम होता है। अंदर चीजें हैं फिर भी मास कम हो गया, क्योंकि वो जो मासेस है वो एनर्जी फॉर्म में क्लाउड फॉर्मेशन करके रहते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो न्यूक्लियस टूटता है तो एनर्जी एमिट होता है, उसको कहते हैं गामा रे। बड़ा पावरफुल रे, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का रे है। हमसे बनना मुश्किल है, इंसान इसको बना नहीं सकता। ना न्यूक्लियस तोड़ के बना सकता है, न्यूक्लियस को इंसान तोड़ नहीं सकता, न्यूक्लियस खुद टूटता है। उसका मर्जी जब किया, मेरी मर्जी बोलता है। जो प्लूटोनियम यूरेनियम लाते हैं ना, वो न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस खुद ही फूटता है, खुद ही टूटता है, और वहां से एनर्जी निकलते हैं। अल्फा रे निकलता है, बीटा रे निकलता है, पढ़ोगे तुम लोग बाद में, समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस को तोड़ना हमारे बस की बात नहीं है। जिस दिन हमारी बस की बात हो जाएगा फिर तो हर जगह वो रिन्यूएबल एनर्जी मिल जाएगा। अभी जो थर्मल हमें जो रिन्यूएबल एनर्जी मिल रहा है न्यूक्लियर सब्सटेंसेस से, क्योंकि वो खुद होते हैं। अगर हम करना चाहेंगे कर सकेंगे तो फिर हमको भी एनर्जी मिलने लग जाएगा। समझ में आ रहा है? खैर गामा रे, एक्सरे, है ना, आपका माइक्रोवेव, आपका मोबाइल फोन, आपका रिमोट कंट्रोलर, इंफ्रारेड, योर ब्लूटूथ दैट आई एम यूजिंग, इट इज ऑल्सो सेंडिंग ए सिग्नल दैट एनर्जी इज बीइंग रिसीव्ड देयर, और वो रिसीव करके उसको काम में लगा रहा है। सो दिस ब्लूटूथ वेव इंफ्रारेड जोन में आता है ना। पुलिस वाले बात करते हैं VHF, UHF सुने होंगे, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ऐसे करके बात करते हैं। दे आर ऑल वेव्स, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वेव्स which do not need any medium to propagate but transfer energy from one point to other, ये कोर्स है क्लास 12 का। तो टॉपिक नेम इज वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब लाइट एज ए वेव, समझ में आ रहा है? 11th में ये टॉपिक नहीं है, दूसरा वाला वेव 11th में है, और तुम लोग का है। तुम लोग भी जो पढ़ रहे हो ना वो दूसरे वाले के बारे में पढ़ रहे हो। इसके बारे में पढ़ना बड़ा गहरी चीज होता है, होता कैसा है, जाता कैसा है, जानना पड़ेगा। तो ये सब तुम्हारे कोर्स में नहीं, खाली जानते हैं कि स्टेटमेंट, लेकिन जाता कैसा है, कितना स्पीड में जाता है, चाहे वो एक्सरे हो, गामा रे हो, थर्मल रेडिएशन हो, आपका लाइट हो, सबका वेलोसिटी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिमोट कंट्रोल से निकलता हुआ सिग्नल हो, माइक्रोवेव हो, एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव सेम फ्रीक्वेंसी, सेम स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मतलब कितना किलोमीटर हुआ भाई? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ज्यादा नहीं। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, समझ में आ रहा है? मतलब अर्थ की चारों तरफ 25 राउंड मार देगा एक सेकेंड में, समझ में आ रहा है? तो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट इज ए नॉन मैकेनिकल। अच्छा सर, सबका स्पीड सेम है, फिर लाइट को हम लोग फास्टेस्ट चीज क्यों बोलते हैं? फास्टर सर, द फास्टेस्ट थिंग इन द लाइट, जब आप कहते हो लाइट इज द फास्टेस्ट मूविंग थिंग, वो थिंग तो नहीं है, एनर्जी है। तो लाइट बोलने से आप इसको भी बोलते हो, इसको भी बोलते हो, ये सब में कुछ भी अंतर नहीं है। दे आर ऑल लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तुमको जो दिखाई देता है तुम उसको लाइट कहते हो, जो नहीं दिखाई देता वो बोलते हो कि वो लाइट नहीं, लेकिन किसी दूसरे जानवर को दिखाई दे रहा होगा। समझ में आ रहा है? तुमको जो सुनाई देते हो तुम बोलते हो साउंड, तुमको जो सुनाई नहीं देता है वो साउंड नहीं है क्या? चींटियां आपस में बात नहीं कर रहे होंगे क्या? यू आर नॉट एबल टू हियर, लेकिन वो आपस में सिग्नल देके बात कर रहे हैं। हनी बीज
वो सिग्नल लेके करते हैं, बैट्स उड़ते हैं वो भी सिग्नल देते हैं, अपने सिग्नल में चलते हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। हो सकता है कि हमारे बात हुर्र हुर्र करके उड़ाओगे, भागते नहीं, क्योंकि हमारा साउंड उनको सुनाई नहीं देता है। सुनने का अपना अपना रेंज होता है, समझ में आ रहा ना। ये वाल पे हम मारेंगे, एक वाइब्रेशन जाएगा। कैसे मारने से वाइब्रेशन जाएगा? खरोचेंगे तो वाइब्रेशन जाएगा क्या? नहीं जाएगा, नहीं। दुम करके मारेंगे तो वाइब्रेशन पूरा वहां तक जाएगा। फिर ये वाल किस में बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये बना होगा मान लो कि सैंड का, मान लो अब जैसे आप जमीन पे कहीं खड़े होकर हथौड़े से जोर से मारो, आपसे 5-10 मीटर दूरी पे जो खड़ा होगा उसको पता चलेगा कोई जमीन पे मारा। लेकिन सी बीच में मारो, पता चलेगा? इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, हाउ द वेव इज गोइंग, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा ना। तो जो वेव हम रिसीव कर सकते हैं वो वेव कोई दूसरा है कि वो रिसीव नहीं कर पाएगा। अपनी अपनी कहानी होता है, ठीक है। तुमको पूछा जाएगा लाइट का कितना कलर है, आप कहोगे 7 कलर्स, बट देयर आर इनफाइनाइट कलर्स। आपको जो 7 कलर दिख रहा है किसी दूसरे जानवर को कुछ दूसरा दिख रहा होगा, हमारा कलर एक भी नहीं दिख रहा होगा। कहते हैं कि सांड को हम रेड कपड़ा दिखाने से दौड़ाता है, लेकिन उसको रेड दिखता ही नहीं, ही कैनॉट सी रेड। हाँ, उसको कुछ दूसरा दिखता है उसमें, उसको कुछ दूसरा उसमें दिखता है ना। तो ऐसा है, तो हम लोग फिर चैप्टर से भटक जाएंगे, थोड़ा मौज मस्ती हो गया इस बहाने। तो हम देख लिए जो वेव को एक मीडियम जरूरत नहीं है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं? क्योंकि जब भी ये वेव को बनाते कैसे है, बनाने का एक ही तरीका है, ये सारा को बनाने का एक ही तरीका, देयर इज नो सेकेंड मेथड। एक तो है इंसिडेंटल और एक तो है जो हम लोग बनाते हैं इंटेंशनल। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, कुछ एनर्जी छोड़ता है। किसके साथ छोड़ता है? खुद एनर्जी जाता है, इट्स एनर्जी पैकेट व्हिच इज कॉल्ड ए फोटोन, है ना कि नहीं? ओनली एनर्जी इज गोइंग, नो मैटर इज गोइंग, सो व्हाट इट इज सेंडिंग इज ए वेव। ये हुआ वेव जनरेट करने का एक तरीका। उसी तरीके से बनाते हैं एक्सरे। कोई इलेक्ट्रॉन को बहुत हायर ऑर्बिट में भेज देते हैं, जब वो वहां से वापस आता है वो एनर्जी छोड़ता है, तो जो एनर्जी छोड़ता है उसको कहते हैं एक्सरे। जब कोई न्यूक्लियस टूटता है और वहां से एनर्जी निकलता है उसको कहते हैं गामा रे। और हम बनाते हैं थर्मल रेडिएशन। कोई हॉट बॉडी है, उससे थोड़ी देर पे आप खड़े रहो, दूर पे खड़े रहो तो आप हॉटनेस फीलिंग आएगा। मान लो वैक्यूम में है, कन्वेक्शन तो नहीं हो रहा है कि हवा उसमें लग के आपको आ रहा है, फिर भी उसका धाप आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं? रेडिएशन में हॉट बॉडी से दूर में रहोगे तो उसका गर्माहट आप सेंस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? और कहोगे कि मान लो कि आपके सामने कोई दूसरा आ गया, तुरंत आपको लगेगा कि यू आर इन द शैडो, आपको गर्माहट कम हो जाएगा, मतलब दी वेव वाज कमिंग, सो भी वेव है। लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है, कोई बड़ी जब रेडिएशन कर रहा है उसमें भी हीट को लेके उसका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जंप करता है, जब वापस आता है वो एनर्जी छोड़ता है, वही वेव बन के आपके पास पहुंचता है। समझ में आया? लाइट, ये भी ये तरीका है। जब भी कोई एक मैग्नेट को हम मूव करवाएंगे, किसी एक इलेक्ट्रिक, मान लो एक चार्ज है, ये एक मैग्नेट है, इसको भी मूव करवाओ, इसको मूव करवाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बदलते रहेगा, क्योंकि चार्ज के पास स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, दूर में वीक फील्ड होता है। मैग्नेट के पास स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, दूर वीक फील्ड होता है। दोनों को मूव करवाएंगे, किसको किसको, चार्ज एंड मैग्नेट, तो ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड। दिस इज द वे वी जनरेट ह्यूमन बीइंग्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पीपल डिस्कवर्ड। Whenever a time varying electric field and magnetic field interact, electromagnetic waves are automatically generated. समझ में? खैर हम लोग जनरेशन में नहीं जा रहे, क्योंकि हम लोग ये टॉपिक को ही नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक को छोड़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल वेव के बारे में, जो कि साउंड है। तो थोड़ा सा झांसा दिया, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 3, हमारे ऊपर कोई थोड़ी कोर्स का प्रेशर कि इतना पढ़ना उतना करना, जो भी पढ़ेंगे क्लैरिटी रहेगा तो आगे समझ पाएंगे चीजों को। नहीं, ग्रेवी होना बहुत जरूरी है कोई भी सब्जी में, है कि नहीं? जब आप पनीर क्या कहते हैं पनीर दो प्याज, क्या बोलते हैं उसको, अंगारा कुछ बोलते हैं उसको, जो भी है, उसमें क्या खाते हो? पनीर खाते हो, उसका ग्रेवी खाते हो? दोनों खाते हैं, लेकिन मजा किसमें आता है? हाँ, 4-5 पनीर पड़ा होगा, प्लेट में भर के ग्रेवी दिया होगा, लेकिन खाया क्या? पनीर खाया, कोई ग्रेवी का नाम नहीं लेता, जो कि वही मजा आ जाता है। नहीं, वो जो 4-5 पनीर पड़ा है उसको एक प्लेट में निकाल के तुमको दे देगा तो अच्छा लगेगा? अरे क्या उसके साथ खाना है कि नहीं? बात ऐसा ही। तो इफ यू हैव ए जनरल नॉलेज अराउंड व्हाट इज हैपनिंग, ये जो रिलेटेड टू वेव,
तो आपको चीजें समझ में आएगा, यू विल बी एबल टू फील इट, व्हाट हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। और बाद में आप देखोगे कि देयर इज ओनली वेव, ओनली एवरीथिंग इज ए वेव। मैं ये पेन को यहाँ पे मार दिया तो पेन आगे गया, गया ना, तो पेन का ये वाला हिस्सा भी आगे गया कि नहीं, इसको तो नहीं मारा मैं, क्या हुआ, मैं इसको मारा, ये वाला मॉलिक्यूल उसके बगल वाले को, ये उसके बगल वाले को, ये इसके बगल वाले को, ये फिजिकली जाके इसको नहीं मारा है, फिर भी ये मूव कर गया कि नहीं। सो देखे तो माइन्यूटली सब भगवान है, खंबे में भी है, नदी में भी है, कछुआ में भी है, सब में, हर जगह। हमारे लोग बड़े बड़े स्पिरिचुअलिस्ट, जो एलिवेटेड लोग थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। एनीवे, नाउ if a wave needs a medium to propagate from one point to other, then it is called a mechanical wave. ये ऐसा वेव को एक मीडियम की जरूरत होता है, बिना मीडियम का ये जा नहीं सकता। समझ में आया? तो एग्जाम्पल में क्या कहेंगे, सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हुआ साउंड इज ए मैकेनिकल वेव। इसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक मीडियम की जरूरत होता है, एक गैसियस मीडियम की जरूरत होता है ना। अगर आपके और हमारे बीच में जो एयर है उसको किसी तरह से निकाल देंगे, मान लो कि दो प्लेट लगा देंगे, ग्लास प्लेट, आपके और हमारे बीच में दो ग्लास का वाल लगा देंगे और दोनों वाल के बीच में जो एयर है उसको इवाक्यूएट करके निकाल देंगे, हो सकता है ऐसे। यहां पर मैं भी बम भी फोड़ूंगा तो आपको आवाज नहीं आएगा, बिकॉज इट नीड्स ए मीडियम टू गो। एयर टाइट रूम बनाते हैं, साउंड प्रूफ रूम बनाते हैं, तो ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसको बाहर जाने के लिए, एक मूव करने के लिए एक मीडियम की जरूरत है। आप कहोगे वाइब्रेशंस इन स्ट्रिंग्स, ये भी एक मैकेनिकल वेव है। स्ट्रिंग कहीं अगर कट हो जाएगा तो जाएगा क्या आगे, नहीं जाएगा। सो यू कैन सी वेरेवर यू नीड ए मीडियम टू प्रोपेगेट द वेव फ्रॉम एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, यू विल कॉल इट ए मैकेनिकल वेव। और हम लोग मैकेनिकल वेव के बारे में देखेंगे अभी। स्ट्रिंग्स भी एक टाइप का साउंड है। वाइब्रेशन से सर वाइब्रेशंस इन स्ट्रिंग्स भी एक टाइप का साउंड नहीं है? नहीं। आप कहोगे सर गिटार बजाते हैं साउंड आता है, व्हाट इज साउंड? साउंड किसको कहते हैं, उसका भी डेफिनेशन है। इट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर मीडियम इज कॉल्ड साउंड। आप जब गिटार बजाते हो स्ट्रिंग में वाइब्रेशन होता है, लेकिन वो एयर में खलबली बनाता है, दैट खलबली इज कॉल्ड साउंड, नॉट द वाइब्रेशन इन द स्ट्रिंग। Because of the string, the vibration produced in the air is called sound. तो साउंड सिर्फ एयर में? हाँ, सिर्फ गैस में, सिर्फ गैस में, और किसी में नहीं आता है। साउंड कैन नॉट पास टू एनी अदर मीडियम। सर हमारे बुक में तो लिखा है। ओ, तुम लोग को बुक वाले सोचते हैं, छोटे बच्चे। Can you hear sound? हाँ, sound is a longitudinal wave. Longitudinal wave can pass through solid, liquid, gas, सब में, but that longitudinal wave in गैस और एयर इज कॉल्ड साउंड वेव। समझ में आ रहा है? अगर मान लो एक लोहे का रॉड पड़ा है, एक जगह मार दोगे, वो दूर पे भी उसका वाइब्रेशन पकड़ में आएगा कि नहीं, वो भी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, बट दैट इज नॉट साउंड। साउंड क्या है? द वाइब्रेशन इन एयर इज कॉल्ड साउंड। स्कूल में बताने तो, स्कूल में तो बताते हैं कि साउंड राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, बताते हैं ना। क्या साउंड ऐसे घूम रहा है? नहीं, तो फिर स्कूल को क्यों माने इतना? स्कूल के बारे में जाते हैं तो वो लोग तुम लोग को बुतरू मानते हैं, तुम लोग बोलोगे हम बड़े हो गए नहीं। हाँ, अरे साउंड इज ऑडिबल है कि नहीं? तो क्या किसी एक दूसरे मीडियम में जाएगा तो आप सुन पाओगे उसको? यू कैन नॉट हियर, इट इज जस्ट गोइंग। सर वो जो पेपर कप से कैसे बनाते तो सुनो। पेपर का? सर वो जो दो ठो पेपर कप लेकर एक थ्रेड। अरे बकवास है, नहीं होता है ऐसे, कुछ नहीं होता है ऐसे। पेपर कप लेके इधर बोला, उधर कोई सुन रहा है, ऐसा नहीं होता है। इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो अभी हम सुन लिए, जान लिए वेव क्या होता है। एक होता है मैकेनिकल, एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव को एक मीडियम की जरूरत है। क्यों क्यों एक मीडियम की जरूरत है? क्योंकि वो चलता है कैसे? बाय वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर ढेर सारे बच्चे
ऐसे खड़े हैं, पता चला गणेश पूजा में प्रसाद मिल रहा है ना, बच्चे लाइन में क्यू में सब ऐसे खड़े हैं, ये दोनों के सामने और भी खड़ा, लंबा सा क्यू लगा। ये क्यू में जब लोग खड़े हैं, देखो क्या हो रहा है। अब क्या हुआ, पीछे वाले को थोड़ा हड़बड़ी था, वो क्या किया, सामने वाले को एक धक्का मारा। तो सामने वाला तो अपनी जगह कैद है, दोनों तरफ से, ये मारेगा उसको, ये मारेगा, चाहे ना चाहिए तो मारेगा उसको। फिर पता चला ये बेचारा चुपचाप खड़ा था, हाथ दिखाया था प्रसाद पाने के लिए, पता चला प्रसाद के ऊपर ही वो गिर गया। द एनर्जी गोज फ्रॉम हियर टू हियर, बट डिड द पार्टिकल्स मूव? नो, वो अपनी अपनी जगह थे, वो सिर्फ हिल डुल रहे थे और ये गिर गया। So how the wave goes? The energy goes from this point to this point, but the matter is not moving in between. तो ये हो गया हमारा मैकेनिकल वेव। अगर बीच में से एक लड़का नहीं होता तो यहाँ पर एनर्जी पहुंचता क्या? नहीं, मतलब मीडियम होना जरूरी है। अगर बीच वाला कोई बच्चा यहाँ पे जो खड़ा है, वो क्या किया है, कोई एक जबरदस्त खंबा था, स्ट्रॉन्ग खंबा था, उसको कस के पकड़ के खड़ा है। अभी इसको धक्का मारेगा तो ये गिरेगा, क्या होगा? क्योंकि ये जो खंबा को पकड़ के रखा, ये हिल नहीं सकता। तो कोई एक मैकेनिकल वेव किसी मीडियम में जाता कैसा है? बाय वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। इफ मीडियम इज नॉट अवेलेबल, वेव कैन नॉट गो। इफ द पार्टिकल्स आर नॉट रेडी टू वाइब्रेट, देन आल्सो वेव कैन नॉट गो। द पार्टिकल्स मस्ट बी रेडी टू वाइब्रेट। इसलिए हम लोग ग्लास का पैटर्न करते हैं, क्योंकि ग्लास के पार्टिकल्स इतना रिजिडली टाइटली पैक्ड होते हैं, प्लास्टिसिटी होता है कि वाइब्रेट भी नहीं कर पाते। तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी साउंड को बंद कर देता है ग्लास का पैटर्न करने से। समझ में? एनर्जी पे जाता है सर, वो एनर्जी जाता था। अब एनर्जी जाता कहाँ है? ये खंबा को जहाँ गाड़े हो नहीं, अब अगर एक खंबा को जोर से पुश करोगे, छोड़ दोगे, भड़ूम करके वापस आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जब धक्का दिया, खंबा भी ऐसे टेढ़ा हुआ नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर हमें एक चीज देख के समझ में आ गया, ये जो प्रसाद खाते हुए बच्चों के बारे में से पता चला, ए मैकेनिकल वेव moves by the vibrations of particles of the medium, by the vibrations of particles of the medium। मैकेनिकल वेव कैसे चलता है? बाय वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ये मैकेनिकल वेव चलता है। अगर मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर सकते तो वेव नहीं जा सकता। समझ में? नाउ आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स। सपोजिंग यहाँ पर कोई एक स्ट्रिंग है, हमने इस स्ट्रिंग को यहाँ पे धक्का मार दिया तो पता चला, आप देखोगे कि वेव इसमें ऐसे 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 करते करते आगे जा रहा है, ये हिलते डुलते जा रहा है कि नहीं? दूसरा केस देखो, सपोज हम कहेंगे ये कोई एक फ्लोर है और इस फ्लोर के ऊपर एक स्प्रिंग ऐसे रखा गया है। दिस इज व्हाट इज ए स्प्रिंग। और ये स्प्रिंग के साथ इधर एक ब्लॉक रखा गया है। मैं हथौड़े से इस स्प्रिंग को एक किक मार देता हूं यहाँ पे, तो जैसे मैं किक मारूंगा तुरंत आप देखोगे ये वाला स्प्रिंग दब जाएगा, ये दब जाएगा। जब ये खुलेगा तब ये बगल वाले को दबाएगा, फिर ऐसे ऐसे होते 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 थोड़ी देर के बाद इसके पास पहुंचेगा और इस ब्लॉक को धक्का मार देगा। मारेगा कि नहीं मारेगा? सो व्हाट यू ऑब्जर्व, यहाँ पर भी एनर्जी यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर भी एनर्जी यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रहा है। पर डिफरेंस ये है कि यहाँ का पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और यहाँ का पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। Are you getting? Here the particles are vibrating perpendicular to the direction of propagation of wave. Here the particles are vibrating along the line of propagation of wave. Accordingly, mechanical wave is called a transverse wave or a longitudinal wave. समझ में आया क्या? Longitudinal wave किसको कहेंगे? When the particles vibrate in the direction of wave. When the particles vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave, it is called a transverse wave. समझ में आया क्या? तो लिखेंगे इसको हम लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे इसमें
ये क्या हो गया? ट्रांसवर्स वेव। और ये क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अच्छा बताओ, जब हम लोग सारे बच्चे खड़े थे और पीछे वाला जब लड़का धक्का दिया, सामने वाला लड़का गिर गया, कौन सा वेव गया? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। द वेव मूविंग अलोंग द पार्टिकल्स मूविंग और वाइब्रेटिंग अलोंग द लेंथ। तो क्या लिखेंगे? इफ द particles vibrate in a direction perpendicular to direction of propagation of wave, then it is called a transverse wave। क्या ट्रांसवर्स वेव क्या है, समझ में आया? नहीं तो क्या आप मुझे दे सकते हो एग्जाम्पल ट्रांसवर्स वेव का? अभी भी तो देखे, वाइब्रेशन इन द स्ट्रिंग, वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग एग्जाम्पल हो गया, बढ़िया एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इज वाइब्रेशंस इन स्ट्रिंग। कभी अगर आप नोटिस किए होगे और कर सकते हो घर में, एक टब ले लो पानी का, इसमें कुछ पानी रखा है, ठीक है। मान लो यहां पर कोई एक छोटा सा पत्ता डाल दिया, पत्ता फ्लोट कर रहा है। नाउ व्हाट यू डू, यू जस्ट टच इट हियर, एक बार ऐसे ऐसे करके छोड़ दो पानी को। व्हाट यू जब जैसे किए, या फिर कोई छोटा सा पत्थर टपक करके डाल दो इसके अंदर, क्या देखोगे? एक वेव बनेगा, ऐसे 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 करके जाएगा। नहीं, जब ये ऐसे ऐसे जाएगा, ये जो पत्ता आप डाले थे वो पत्ता किधर जाएगा? किनारे की तरफ जाएगा कि जहां पर पत्थर डाले उधर जाएगा? किधर भी नहीं जाएगा। यू विल सी द पार्टिकल्स आर जस्ट वाइब्रेटिंग लाइक दिस। वाटर का पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, पत्ता को उठाएंगे गिराएंगे, उठाएंगे गिराएंगे, पत्ता आगे नहीं जाएगा, एनर्जी आगे चले जाएगा। आर यू गेटिंग? आप देखोगे द वेव इज गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, बट बीच में जो छोटा सा पत्ता डाले थे वो पत्ता मूव नहीं कर रहा है, वो अपनी जगह हिल डोल रहा है। ओनली द एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड। लेकिन आप जो सी वेव्स कहते हो, क्या देखते हो? उसमें पानी आ रहा है ना, इसलिए उसको देख के जो वेव का इंटरप्रिटेशन है वो गलत है, क्योंकि वेव में मैटर मूव ही नहीं करता है, ओनली एनर्जी मूव्स। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या हो रहा है, ये ऐसे 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 करके गया, द पार्टिकल्स आर ऑल वाइब्रेटिंग, वेव इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, एनर्जी इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, पार्टिकल्स आर ऑल वाइब्रेटिंग। मान लो किसी एक पॉन्ड में कोई पत्ता एक जगह गिरा हुआ है, फ्लोट कर रहा है, आप एक पत्थर डालोगे, पानी में वेव क्रिएट होगा, विल द पत्ता मूव? नो, वो अपनी जगह हिलते डुलते रहेगा, वेव उसके नीचे से पार हो रहा है, because the patta will just make oscillations perpendicular to the direction of propagation of wave. That means the waves at the surface of water are transverse waves. क्या मेरी बात समझ में आया? Waves at the surface of water are transverse waves. तो लिखो इसको, waves at surface of water are transverse waves. Remember, these are not the sea waves what you see. Sea waves are something different. They are the matter itself is moving. वो आके पूरा धक्का मारता है, आपको फेंक देता है कि नहीं? अच्छा, if the particles vibrate in a direction perpendicular to direction of propagation of wave, then it is called a transverse wave. And at the same time, if the particles vibrate in a direction along line of propagation, movement, advance, जो भी कहो, propagation of wave, then it is called a longitudinal wave.
बढ़िया है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हुआ साउंड। हम जब बात करते हैं और मेरा साउंड एनर्जी आपके पास पहुंचता है तो आपके हमारे बीच में जो एयर पार्टिकल्स है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, क्योंकि साउंड ऐसे जा रहा है और पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। कभी अगर हाई बास में चल रहा होगा, साउंड बॉक्स के सामने आप खड़े होगे तो लगेगा कि पीछे से वो धक्का दे रहा है, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे करता तो हमें लगता है कि उठा गिरा रहा है, उठा गिरा रहा है, लेकिन वो लगेगा कि पीछे से धक्का दे रहा है कि नहीं? धप 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 जोर से धक्का देगा। अगर उसके सामने एक पीस ऑफ पेपर रखोगे तो पेपर, मान लो कि साउंड स्पीकर है, उसके सामने एक पीस ऑफ पेपर कैसे झुला के रखो, धक्का देगा तो क्या होगा? ऐसे ऐसे, जैसे बूम करेगा पेपर ऐसे ऐसे उड़ेगा, मतलब ये धक्का दे रहा है। बिकॉज द एयर पार्टिकल्स बिटवीन यू एंड मी आर ऑल वाइब्रेटिंग along the direction of propagation of wave. That is what is called a longitudinal wave, and that sound is the best example for that. There are hundreds of longitudinal waves. जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, किसी एक स्प्रिंग का एक एंड में ऐसे मारोगे तो आप देखोगे कंप्रेशन रेडिफेक्शन ऐसे होके जा रहा है, कभी कंप्रेस हो रहा है, कभी रेडिफाई हो रहा है, ऐसे करके जाता है। तो हमने शुरू किया व्हाट इज वेव, कैटेगराइज किया, इफ इट नीड्स ए मीडियम और इफ इट डजंट नीड ए मीडियम। इफ इट डजंट नीड ए मीडियम, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, छोड़ दिए, हमारे काम का नहीं है, नहीं, क्योंकि बड़े होने से पढ़ेंगे। इफ इट इज ए मैकेनिकल वेव, इट नीड्स ए मीडियम। मैकेनिकल वेव को फिर से कैटेगराइज किए, बन गया लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। इन दोनों के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तुम जो बोलते हो कि वेव एंड साउंड, तो उसमें ट्रांसवर्स वेव को ही छोड़ दिया, फिर रह गया क्या? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव 1000 किस्म के होते हैं, बाकी को छोड़ दिया, फिर रख दिया किसको? साउंड। खाली साउंड के बारे में पढ़ना है। सोच रहे हो वेव का कितना छोटा सा हिस्सा पे हम लोग आ गए, एंड हाउ वास्ट इज द चैप्टर। वेव मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल इज लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स को छोड़ो। लॉन्गिट्यूडनल इज 1000 टाइप्स, उसमें से एक देखना है साउंड। मतलब आप वेव चैप्टर पढ़े क्या? वो थोड़ा सा कुछ नहीं। हाँ, जैसे आप भुवनेश्वर घूम के आओगे और पूरा सोलर सिस्टम में क्या क्या देखे हो? नहीं, भुवनेश्वर घूम के आया हूँ, पूरा सोलर सिस्टम में भुवनेश्वर घूम के आना कितना, उतने ही हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव का कंसेप्ट में, समझ लो। हाँ, थे ना वो बड़े बड़े साइंटिस्ट क्या बोलते थे, आज लोग हम लोग इतना पढ़े कि दैट इज एज गुड एज जस्ट ए सिंगल ग्रेन ऑफ सैंड इन द सी बीच। समुद्र किनारे जितना बालू पड़ा है, मेरा नॉलेज कितनी की बराबर है? उसका एक ग्रेन का बराबर है। मतलब इतना भास्ट है ये टू नो। इसलिए तो साइंस ग्रो कर रहा है, क्योंकि देयर इज स्पेस, यू कैन ग्रो, यू कैन लर्न, देयर आर मेनी थिंग्स येट टू डिस्कवर, जो कि बहुत पुराने जमाने में था हम लोग के पास, बहुत पुराने जमाने में था, और धीरे धीरे बीच में उसका मिस्ट्री गायब हो गया था। नहीं, पुराने जमाने नहीं था तो लोग कैसे पता करते थे? तब टेलीस्कोप थोड़ी था। 9 प्लैनेट से कैसे पता कर लिए? नवग्रह पूजा करते हैं ना हम लोगों का, कैसे पता कर लिए 9 प्लैनेट से? सारा वो जितना वो अल्फा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, सबको नाम दे रखे हैं, ये फलाना स्टार है, ये फलाना स्टार है, नहीं? और इतना वो चलता था, लोग बोलते थे, मूवी देखे होगे पुराने मूवी में, तो बेटा बोलेगा मम्मी मेरा मामा कहाँ गया, पापा को पूछा मामा मर गया, तो मामा तारा बन गया, देखिए बोला। मतलब दे अंडरस्टैंड कि पीपल आर बिकमिंग स्टार्स। अब उतना मिस्ट्री हम लोग नहीं पहुंचे, हम हर देते, हम लोग हर देते, हाँ ये मर गया, तारा बन गया, नहीं? मतलब तारा का पॉपुलेशन प्लस ह्यूमन पॉपुलेशन ऑल टुगेदर इज कांस्टेंट, ये बढ़ेगा तो वो घटेगा, वो घटेगा तो ये बढ़ेगा, ऐसे ऐसा नहीं। हम लोग हंस देते हैं, समय आएगा पता चलेगा कि क्या नहीं क्या है, लोग तो करते थे। कहां पर एग्जैक्टली एक समंदर खत्म हो रहा है, दूसरा समंदर स्टार्ट हो रहा है? अगर बहुत सारा पानी है अर्थ का, यू नो देयर इज 69% इज वाटर, हाउ टू गिव द लिमिट की यहां तक ये फलाना सी है, यहां तक फलाना ओशियन है, इससे आगे वो है? इन लोगों को मालूम था, जबकि जहाज नहीं था, तो कैसे पता था? 7 समंदर कहते थे, खूब पुराना जमाना, 7 समंदर है कि नहीं? तो कुछ तो मिस्ट्री था। हम लोग अमीर और ज्ञानी लोगों के बेवकूफ बच्चे हैं और हंसते हैं उनके ऊपर। अभी भी तो माँ बाप कुछ बोलते हैं, हम लोग हंसते थे, हाँ इन लोगों को क्या मालूम है, जबकि उसके पीछे कुछ मिस्ट्री होता है। लिसन टू एवरीवन, एनालाइज करो, देखो हो सकता है सही होगा। तो हमें अभी पता चल गया ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। थोड़ा ट्रांसवर्स वेव के बारे में देखते हैं। किसी एक मीडियम में ट्रांसवर्स वेव जाएगा तो कैसे जाएगा? ठीक है,
अभी हम कहेंगे कि ये है कोई थ्रेड। अब अगर मान लो कि ये इलास्टिक रबर बैंड है, रबर बैंड है, इसको अगर खींचेंगे ऐसे, छोड़ देंगे, टुंग करके वापस चले जाएगा। क्यों? क्योंकि इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब क्या है? A body is said to be elastic if it restores its original shape and size after any deformation। तोड़ मरोड़ खींचो, कुछ भी करो, छोड़ दो, फिर से जैसे था वैसे बन जाएगा, अपना शेप एंड साइज वापस ले आएगा, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। अब ये रबर को खींचे नीचे तो लेंथ बढ़ गया ना, वो क्या करेगा? तुरंत अपनी पोजीशन में आएगा, छोड़ देंगे तो तुरंत फिर से सीधा हो गया। समझ में आया क्या? सपोज ये इलास्टिक नहीं है, मान लो कि कोई एल्युमिनियम का वायर है, आपने खींचा तो पता चला ऐसे आके रह गया, वापस नहीं जा रहा, इट इज नॉट शोइंग एनी इलास्टिक कैपेसिटी। समझ में आ रहा? तो ऐसे दो किस्म के हो सकते हैं, इसको हम कहेंगे प्लास्टिक, इसको कहेंगे इलास्टिक। बात समझ में आ रहा है क्या? अभी सोचो कि जब मैं इसमें एक वेव बनाया, मैं यहाँ पे मारा तो तुरंत मैं क्या किया, ये वाला हिस्सा को पकड़ के खींचा ऊपर यहां तक। जब यहां तक खींचा ये कुछ ऐसे बन गया, तो लेंथ ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? जैसे मैं छोड़ दूंगा ओरिजिनल लेंथ में आने की कोशिश करेगा। तो ये क्या किया, जैसे मैं यहां से छोड़ दिया टपक करके नीचे आया। नहीं, जब वो नीचे आया इतने जोर से आया कि नीचे चला गया, और फिर वाइब्रेट किया, फिर ये सब भी वाइब्रेट किया, और धीरे 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 एनर्जी आगे जाने लगा। व्हाट यू ऑब्जर्व, यू फाइंड कि ये वेव लाइक दिस it has started moving, ऐसे 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 करके जाने लगा। समझ में आ रहा है? सर वो इस तरफ जाता क्यों? मतलब सेम पे वही सेम पॉइंट पर गया कौन? एनर्जी। हाँ हाँ, तो फिर गया क्यों? अरे देखो भाई, अभी अभी तो थोड़ी देर पहले बताए थे, ढेर सारे लोग अगर खड़े हैं, अगर ये इसको एक बार धक्का देगा तो ये इसको धक्का देगा कि नहीं देगा? सर बट हम तो ऊपर खींचे ना। हाँ हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, तुम इसके बारे में बात कर रहे हो, मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो इसमें जो ये आया, जब ये यहाँ से यहाँ तक आया, कुछ वेलोसिटी लेके आया कि नहीं आया? जब वो यहाँ पे आ गया इस पोजीशन में आ गया, तो उसका ऊपर आओ तो कोई फोर्स नहीं है, कोई ओरिजिनल स्टेट में आ गया, लेकिन कुछ वेलोसिटी है कि नहीं? वेलोसिटी होने के कारण, जैसे ये पेंडुलम आप इसको यहाँ तक खींचोगे और छोड़ दोगे तो आके यहाँ रुक जाएगा क्या? नहीं, go to opposite direction, it will start oscillating। So this just starts oscillating, ये ऑसिलेट करने लगेगा। अब ये ऑसिलेट करेगा तो बगल वाले को उठाएगा, गिराएगा, तो ये भी ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा? हो ना? अच्छा, जब ये ऊपर उठेगा, ये वाला पॉइंट तब ऊपर नहीं उठा था, ये कुछ दूर उठने के बाद इसको उठाया, मतलब ये थोड़ा लेट में उठा। जब ये तक नीचे आ गया तब तक ये ऊपर गया था, नीचे नहीं आया था, मतलब ये ऐसा शेप का एक ऑसिलेशन चलेगा और ये आगे चलेगा। Are you getting? उसको बहुत भी माइन्यूटली हम लोग देखेंगे, हाउ द वेव प्रोपागेट्स, उसके बारे में, व्हाट इज वेलोसिटी, हाउ इज ऑसिलेशन, हाउ इज फ्रीक्वेंसी, हाउ इज वेवलेंथ, वो सारा देखेंगे। फिलहाल इसमें जब मैं इसको खींच के छोड़ दिया, क्योंकि देयर इज ए इंक्रीज इन लेंथ, इट ट्राइज टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप, तो इसलिए ये वापस गया और एनर्जी क्रिएट हुआ। अगर ये एल्युमिनियम वायर का होता, खींच के छोड़ देते, वहीं लटक जाता, तो वेव बनता क्या? इसका मतलब मीडियम में इलास्टिक नेचर होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या? मीडियम मस्ट बी इलास्टिक। कोई ट्रांसवर्स वेव को किसी एक मीडियम में जाने के लिए तो मीडियम मस्ट बी इलास्टिक। जो मीडियम इलास्टिक नहीं है उसमें ट्रांसवर्स वेव नहीं जा सकता। समझ में आया? दूसरा हुआ, कितनी जल्दी वो वेव जाएगा। सपोज हम कहेंगे कि ऐसे ढेर सारे में बॉल्स को किसी एक इलास्टिक स्टिक के ऊपर ऐसे बैठाया हूं, मैं अगर इसको एक धक्का दूंगा, धीरे से धक्का दूंगा तो धीरे से ऑसिलेट करेगा, विल द वेव गो? नो। अगर मैं इसको जोर से धक्का दूंगा, पता चला ये ऐसे ऑसिलेट करने लगा, ठुक 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 इसको मारने लगा, तो धीरे धीरे इसके पास एनर्जी आया, इसका धीरे धीरे स्पीड बढ़ा। धीरे स्पीड बढ़ने के बाद पहले इसे ये इतना जोर से किया, फिर इतने जोर से किया, फिर बढ़ते इतना हो गया कि इसको मारने लगा। मतलब वेव अपने हिसाब से जा रहा है, आप यहां पर मार रहे हो टुक 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 टुक, लेकिन वेव इसकी अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा रहा है। तो फिर ये धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा, कुछ समय बाद इसको मारेगा, फिर ये जाएगा। So how quickly and with what speed the wave is going, that all depends upon how closely these particles are packed। अगर ये सब पास होंगे तो थोड़ा सा धक्का दो, दूसरे सेंस कर लेगा, नहीं
तुम हमसे 2 मीटर दूरी पे खड़े हो, मेरे को कोई मारा भी तो तुमको पता नहीं चलेगा। तुम मेरे हाथ पकड़ के खड़े हो, कोई इधर मेरे को थोड़ा सा भी खींचा, कौन खींचा तुम पूछ लोगे ही नहीं, बिकॉज द एनर्जी इमीडिएटली ट्रांसफर्ड। What I mean to say कि how quickly, how conveniently, how freely the wave will pass through a medium depends upon two things. One is elasticity of the medium and density of the medium. How closely the things are packed. If the things are packed very closely, wave will go very prominently, very promptly. The wave will pass through. And if it is not having an elastic property, मान लो कि ये स्टील का है तो इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी है, धक्का दो फिर टेढ़ा होता है सीधा हो जाता है। मान लो एल्युमिनियम का है, मार दिए पता चला ऐसा होके खड़ा हो गया, खत्म। कहां से वेव जाएगा, है कि नहीं? तो कोई एक ट्रांसवर्स वेव को किसी एक मीडियम में जाने के लिए मीडियम के पास क्या नेचर होना जरूरी है? इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। जिसके पास वो नेचर नहीं है उसमें ट्रांसवर्स वेव नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? You cannot send a wave through a bag of sand. सैंड में कोई इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। इलास्टिक प्रॉपर्टी कब होता है? जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कुछ फोर्स होता है, इसको दूर भगाया तो वो खींच के वापस ले आता है। सैंड पार्टिकल्स के बीच में म्यूचुअल कोई फोर्स नहीं है ना? इसलिए सी बीच में आप कितने जोर से हथौड़ा मारो, आपसे 1 फीट दूरी में होगा जो आदमी, उसको पता नहीं चलेगा। अगर सैंड कम होगा, नीचे मिट्टी होगा तो वाइब्रेशन पता चल जाएगा, क्योंकि मिट्टी के पार्टिकल चिपक जाते हैं, बन जाता है ना, थोड़ा पानी मिलाते तो बन जाते हैं एक दूसरे को पकड़ के, है ना, हार्ड बन जाते हैं। उसमें से लोग घर भी बना लेते हैं, ईटा बनाते हैं, फिर बाद में इसको जला के इसको ब्रिक्स बनाते हैं, है कि नहीं? उसमें अधेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है, किसमें? लेकिन सैंड पार्टिकल्स में नहीं है। तो क्योंकि म्यूचुअल फोर्स नहीं है तो इलास्टिक प्रॉपर्टी कहां से आएगा, है कि नहीं? तो उसमें कोई एनर्जी नहीं जाता है। सी बीच में घूमते वक्त अगर आपके जेब से कुछ चीजें गिर गया तो निकालना मुश्किल है। क्यों बताओ? वो गिरने से कोई वाइब्रेशन नहीं होता है। मिट्टी में जा गिरेगा तो टूं करके आवाज करेगा, या फिर कोई वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, बोले कुछ गिर गया, कि दूसरे घूम के देखेंगे क्या गिरा, लेकिन वहां पर तो कोई आवाज ही नहीं होता, क्योंकि इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनी वेव इन इट, इट हैज नो इलास्टिक प्रॉपर्टी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे? हाँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव जाने के लिए क्या चाहिए? कोई मीडियम में ट्रांसवर्स वेव जाने के लिए क्या है? उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी होना जरूरी है, और क्या होना चाहिए? डेंसिटी। अच्छा डेंसिटी होने से जाएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। लॉन्गिट्यूडनल वेव जाने के लिए क्या चाहिए? लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में सोचो। हुआ क्या, हम ऐसा एक स्प्रिंग लिए, ये स्प्रिंग बहुत बड़ा सा स्प्रिंग था, हमने इस स्प्रिंग को क्या किया, ये फ्लोर पे रखा हुआ था, हमने इस स्प्रिंग को क्या किया, यहाँ पर हथौड़े से मार दिया। जैसे मार दिया तुरंत ये वाला हिस्सा ये ऐसे पिचक के पास पास आ गया, जबकि ये हिस्सा नॉर्मलाइज्ड है। अब ये खुलेगा, जब ये खुलेगा तो फिर ये जब खुलेगा ये बगल वाले को इसे दबाएगा, फिर ये खुलेगा तो ये बगल वाले को दबाएगा। एवरी पार्ट विल ऑसिलेट लाइक दिस एंड ए लॉन्गिट्यूडनल वेव विल ग्रो। व्हेन दिस इज ऑसिलेटिंग, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में देखोगे, अगर आप कंटिन्यूअसली यहाँ पर किक मार रहे हो तो यहाँ पर एक ऐसा मिलेगा कि दी स्प्रिंग बिट्स आर कंप्रेस्ड, यहाँ पर ऐसे मिलेगा, फिर यहाँ पर फिर से कंप्रेस्ड मिलेगा पास पास, फिर यहाँ पर ऐसे मिलेगा, है कि नहीं? ऐसे मिलेगा। आप देखोगे स्प्रिंग में वो ऐसा 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 होके जा रहा है। आपको कुछ कंप्रेस्ड सेक्शन मिलेंगे, कुछ रेरिफाइड सेक्शन, मतलब जो दूर दूर है, रेरिफाइड, रेयर से रेरिफाइड बोल रहा हूँ, रेरिफाइड सेक्शन मिलेंगे। समझ में आ रहा है? सो हाउ द वेव इज प्रोपेगेटिंग? बाय कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन ऑफ द मीडियम। मतलब उस मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव जा सकता है जो कंप्रेसिबल है, जो कंप्रेसिबल नहीं है उसमें नहीं जा सकता। जिसमें इलास्टिसिटी नहीं है उसमें ट्रांसवर्स नहीं जा सकता। थिंक अबाउट लिक्विड्स। वाटर का इलास्टिक प्रॉपर्टी तो है नहीं, जैसे कटोरे में रख दो वैसा शेप का हो जाता है। इट इज नो फिक्स्ड शेप एंड साइज। साइज तो है, शेप नहीं। गैसेस का साइज भी नहीं है, जितना बड़ा स्पेस दो उतना ज्यादा एक्सपेंड कर जाता है कि नहीं? तो गैसेस का शेप नहीं है, साइज नहीं है। लिक्विड्स का शेप नहीं है, साइज है। सॉलिड का शेप एंड साइज दोनों। सॉलिड के पास कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी मिलते हैं, क्योंकि लिक्विड वाटर के पास इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो वाटर के अंदर से ट्रांसवर्स वेव बड़े मुश्किल से जाता है। थोड़ा थोड़ा सा इलास्टिक प्रॉपर्टी मिलेगा, है ना? थोड़ा थोड़ा सा इलास्टिक प्रॉपर्टी मिलता है कि नहीं पानी में? कभी एक्सपीरियंस किया हो? हाँ सर, वो जो पत्थर थे वो तो इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं हुआ, वो तो सरफेस पे हुआ। मैं अंदर की बात कर रहा हूँ। पानी में अगर आप ये मान लो एक स्टिक है, ये स्टिक है और
और उसके साथ बगल में दूसरा एक स्टिक ले लो। ये पहला वाला स्टिक में कुछ पानी लगा दो, ये दूसरा स्टिक को इसके साथ चिपकाओ, फिर दूर लो और छोड़ दो, फिर से पास आ जाएगा कि नहीं? नहीं यार, ये एक स्टिक है, ये दूसरा स्टिक में, इसमें पानी है, ये वाला स्टिक को लेके इसके साथ चिपकाया, तो खींचेंगे तो वाटर का फिल्म बनेगा कि नहीं बीच में दोनों का, फिर छोड़ देने से फिर से आ जाता है कि नहीं ये खींच के, बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, थोड़ा सा मिलेगा इलास्टिक नेचर। इसीलिए तो सरफेस पे कुछ वेव्स बनते हैं, वो ट्रांसवर्स वेव है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ वेव टू पास थ्रू ए लिक्विड मीडियम। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्स वेव को जाने के लिए, ट्रांसवर्स वेव को जाने के लिए इलास्टिक प्रॉपर्टी होना जरूरी है, और लिक्विड का इलास्टिक प्रॉपर्टी है ही नहीं। समझ में? अच्छा, और बता देते हैं, सारा चीज लिखेंगे हम लोग एक एक करके। अगर किसी एक मीडियम में कोई वेव बहुत ज्यादा वेलोसिटी से जा सकता है तो उस मीडियम को, उस वेव का रेयर मीडियम कहते हैं। रेयर मीडियम मीन्स द वेव कैन मूव फास्टर। एक वेव किसी एक मीडियम में बहुत ही डिफिकल्टी के साथ जाता है, देन दैट इज ए डेंसर मीडियम फॉर दैट वेव। जैसे आपका लाइट के लिए वाटर इज ए डेंसर मीडियम, इट गेट्स utmost difficulty to pass through it, जबकि साउंड के लिए वाटर इज ए रेयर मीडियम, क्योंकि साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, वाटर इज कंप्रेसिबल but it has no elastic property. Because of compressibility, what sound wave can pass, longitudinal wave can easily pass. तो जो वेव किसी एक मीडियम में आसानी से जा सकता है उसको कहते हैं, मीडियम को क्या कहते हैं? आसानी से जा सकता है, रेयर मीडियम। जाने में डिफिकल्टी होता है तो कहते हैं डेंसर मीडियम। याद रखने के ऐसे सोचो, रेयरिटी एंड डेंसिटी का डिक्शनरी मीनिंग तो समझ में आ रहा है। यहाँ पर अगर ये रूम में अगर कम लोग हैं तो डेंसिटी ज्यादा होगा, कि ज्यादा लोग हैं तो डेंसिटी ज्यादा होगा? ये रूम के अंदर रूम का डेंसिटी ज्यादा होगा, कब होगा? कब जब ज्यादा लोग हैं कि कम लोग हैं? ज्यादा लोग हैं। ज्यादा लोग हैं तो डेंसिटी ज्यादा होगा। जब ज्यादा लोग हैं आप दौड़ के जाओगे, आपको ज्यादा डिफिकल्ट होगा, कि कम लोग हैं दौड़ के जाओगे तब ज्यादा डिफिकल्ट होगा? ज्यादा लोग हैं तो मतलब डेंसिटी ज्यादा हो गया, मतलब आपका स्पीड कम हो गया। याद रखना, जिस मीडियम में स्पीड कम है उसको कहते हैं डेंसर मीडियम, जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा है उसको कहते हैं रेयर मीडियम। तो सर साउंड के लिए वाटर रेयर है और एयर डेंसर? हाँ, एयर डेंसर नहीं है, कंपैरेटिवली एयर इज डेंसर देन वाटर। समझ में आ रहा है? हाँ। तो डिपेंड करता है अलग अलग मीडियम, वाटर के लिए क्या होगा देखना पड़ेगा उसमें। तो अभी हम लोग ढेर सारी चीजें देखे और जितना चीज ओवरऑल डिस्कशन किए फिर से उनको लिख लेंगे। अभी टाइम है ना हमारे पास? ठीक है, थोड़ा लिख लेते हैं तो फिर आगे बढ़ेगा क्लास। इफ द पार्टिकल्स वाइब्रेट, हाँ, पॉइंट नंबर 7, द speed of propagation of a wave depends on elasticity and density of the medium. हाँ, जो कंप्रेसिबिलिटी है उसका मतलब है कोई चीज कंप्रेसिबल है, छोड़ देने से फिर से वापस आता ही नहीं आता है। दैट इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक नेचर। समझ में? खाली लंबा करके खींचने से जल्दी छोटा हो जाता है वो नहीं, दबा के छोड़ो फिर से वापस आ जाता है वो भी तो है। तो दैट इज ऑल्सो इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो स्पीड ऑफ प्रोपागेशन, कोई भी वेव हो, लॉन्गिट्यूडनल हो, ट्रांसवर्स हो, किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम के ऊपर। अच्छा, if the speed is more in a medium, थोड़ा सा मैं यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। The speed of propagation of a wave depends on elasticity and density of medium and थोड़ा सा and type of wave and टाइप ऑफ वेव। मतलब कौन सा वेव जा रहा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कि ट्रांसवर्स वेव? ये नहीं कि स्पीड विल डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, कौन सा वेव जा रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है ना। स्पीड डिपेंड्स अपॉन, जैसे मिट्टी में जा रहा है कि पानी में जा रहा है, कौन सा जानवर जा रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता ही नहीं करता है। क्रोकोडाइल है तो सुर करके निकल जाएगा, कुत्ता है तो भाग नहीं पाएगा। वाटर इज ए यू से डेंसर मीडियम फॉर ए डॉग,
but rarer medium for a crocodile. It can move very fast. But on the land, it is a rarer medium for dog, but denser medium for a crocodile. जो किसी एक मीडियम में अगर वेव काफी ज्यादा स्पीड में जाता है तो उस मीडियम को उस वेव का रेयर मीडियम कहते हैं। समझ में आया? है? चल तो लिखेंगे इफ, पॉइंट नंबर 80 कर लेते हैं। इफ ए वेव मूव्स फास्टर इन ए मीडियम then the medium is called a rarer medium for the wave. Rarer medium for the wave. Rarer medium for the wave. समझ में? Otherwise, if speed is more, speed is less, it is called a denser medium. अब ये जो रेयर डेंसर वाला टर्म आया और आपको समझाने के लिए मैं बोला कि रूम के अंदर ज्यादा लोग हैं तो डेंसिटी ज्यादा है, आपको भागने में डिफिकल्टी होगा, योर स्पीड विल बी लेस। कम लोग हैं तो आप आसानी से भाग सकते हो, इट इज ए रेयर मीडियम नाउ। तो शायद आप डेंसर और रेयर को आप डेंसिटी के साथ रिलेट कर लेते हो क्योंकि समझने के लिए आसान होता है, लेकिन एक्चुअली में इट हैज नथिंग टू डू विद द डेंसिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर हाउ दिस इज मेड। समझ में आया क्या? लोगों को समझ में आएगा बोल के बोलते हैं कि हाँ डेंसर मीडियम मतलब वेव नहीं जा पा रहा है, बहुत ज्यादा चीजों से टकरा रहा है, समझने के लिए आएगा। जैसे तुम लोगों को समझ में आ गया रूम में ज्यादा लोग हैं तो डेंसिटी ज्यादा, इट इज डिफिकल्ट टू रन थ्रू, है कि नहीं? In fact, it has nothing to do with density. Suppose हम कहेंगे आपको यहां से भाग के यहां तक जाना है, ये एक रास्ता है और ये एक दूसरा रास्ता है, ये एक नॉर्मल रोड है और ये रोड पे तेल गिरा हुआ है। कौन से रास्ते में आप ज्यादा स्पीड में जा सकते हो? V1 इज मोर और V2 इज मोर। कौन से स्पीड में आप भाग सकते हो ज्यादा स्पीड में? जिसमें तेल गिरा हुआ है कि जो बड़ा बड़े नॉर्मल रोड है? नॉर्मल रोड में। मतलब ये जो स्मूथ पाथ है दैट इज ए डेंसर मीडियम फॉर यू और डेंसर पाथ फॉर यू, जबकि दिस इज ए रेयर पाथ फॉर यू। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो इट हैज नथिंग टू डू विद डेंसिटी। खाली ध्यान रखना अगर कोई एक वेव किसी एक मीडियम में बहुत जोर से भाग सकता है तो हम उसको कहेंगे, उस मीडियम को कहेंगे उस वेव का रेयर मीडियम है। सेम मीडियम किसी दूसरे वेव के लिए डेंसर मीडियम बन सकता है क्योंकि speed not only depends upon the nature of the medium, it also depends on type of wave. समझ में आ रहा है क्या? मैं पहले भी बता चुका हूं, water is a rarer medium for sound but denser medium for light. ठीक है, तो रेयर मीडियम डेंसर मीडियम क्या है समझ में आया? पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे हाउ द ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट्स, हाउ द लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपेगेट्स, व्हाट इज द टाइप ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन वाटर, है ना? और वाटर में क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, आई मीन कंप्रेसिबिलिटी है, इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो ट्रांसवर्स वेव नहीं जाता है। कंप्रेसिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों इलास्टिक प्रॉपर्टी है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिसिटी वो टर्म्स में यूज नहीं करना चाहता हूँ। कोई चीज को खींच के छोड़ो वापस आ जाता है, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिसिटी। दबा के छोड़ो वापस आ जाती है, इसको कहते हैं बॉल मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बॉल की इलास्टिसिटी। वो टर्म यूज करेंगे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सारे इलास्टिक प्रॉपर्टी है, कोई बॉडी को डिफॉर्म करके अगर छोड़ देने से वो वापस आ जाता है ओरिजिनल शेप में तो इलास्टिक प्रॉपर्टी है। कंप्रेस किया छोड़ दिया फिर वापस आ गया, वो भी इलास्टिक प्रॉपर्टी है। लंबा किया छोड़ दिया फिर वापस आ गया, ये भी इलास्टिक प्रॉपर्टी है। बट व्हाट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिसिटी। अगर कोई एक मटेरियल में लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिसिटी है तो उसमें ट्रांसवर्स वेव जा सकता है। मैं बड़ा बड़ा टर्म यूज करूंगा और तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो फिर वो दूसरा चीज लॉन्गिट्यूडनल क्या है, बॉल रिजिडिटी क्या है, ये सब चीजें सामने आ जाएंगी। समझ में? तो वाटर में आसानी से साउंड वेव जा सकता है और ट्रांसवर्स वेव नहीं जा सकता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि सॉलिड में कैसा वेव होगा, हाउ विल बी द वेव इन सॉलिड। लॉन्गिट्यूडनल होगा कि ट्रांसवर्स होगा? सॉलिड तो कंप्रेसिबल भी है नहीं,
और सॉलिड को इलास्टिक प्रॉपर्टी में खींच के छोड़ो तो, कोई स्टील वायर है खींचो छोड़ो तो वापस भी आ जाता है। इट हैज गॉट बोथ दी टेंडेंसीज विथ इट, लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिसिटी भी है, कंप्रेसिबिलिटी भी है। कोई आयरन ब्लॉक को कंप्रेस करके छोटा कर सकते हैं दबा के, है कि नहीं? तो उसमें जो वेव जाएगा वो कैसे जाएगा, कैसे डिपेंड करेगा कि किस किस्म का वेव होगा, ठीक है? वो सारा चीज देखेंगे। लेट अस सी देम इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि सारा थ्योरी देखेंगे तो कवर हो जाएगा। 12:30 हो गया है टाइम। टुमारो वी हैव क्लास एट व्हाट टाइम? 4:45, है ना? सो लेट अस मीट 4:45 टुमारो एंड सी। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।